माँ सरस्वती को प्रणाम। आपका स्वागत है घर बैठे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज का टॉपिक है मौर्य वंश, जो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के इतिहास विषय के अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में से लिया गया है। प्रस्तुतकर्ता खेमशंकर, व्याख्याता इतिहास। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इजी ऑनलाइन एजुकेशन, जो आपको बड़े ही आसान तरीके से इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा घर बैठे ही शिक्षा का स्वर्णिम अवसर देता है। यह वीडियो आपको मदद करेगा मौर्य वंश को आसानी से समझने में, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में, चाहे वो आपके स्कूल की परीक्षा हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की। इसलिए वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवश्य देखें और इस टॉपिक पर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उनके जवाब आपको अवश्य दूंगा। शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। बिल्कुल सही सोचा आपने, हमने ये पिछले अध्याय में पढ़ा भी था। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपदों के नाम बताइए। मत्स्य, कौशल, गांधार, कुरु, मगध आदि। बिल्कुल सही सोचा आपने। मगध महाजनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं जानते? आज हम जानेंगे मगध महाजनपद और उस पर शासन करके विशाल मगध साम्राज्य स्थापित करने वाले मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। आविर्भाव का अर्थ होता है विकास। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध, जो वर्तमान में बिहार में आता है, उसका सर्वप्रथम उदय हुआ। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। अब मगध गौरवमयी इतिहास, राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं हरे रंग से मगध का साम्राज्य, जो अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। कालांतर में मगध ने प्रायः समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मानचित्र में आप देख सकते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। पिछले अध्याय में भी हमने ये देखी थी। इसमें लाल सितारे के वहां आपको दिख रहा है मगध महाजनपद, और अभी हमने पढ़ा कि मगध महाजनपद ने कौशल महाजनपद पर अधिकार किया, वत्स महाजनपद पर अधिकार किया और अवंती महाजनपद पर अधिकार किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि समस्त उत्तर भारत पर मगध का साम्राज्य स्थापित हो गया। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासन रूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, अर्थात भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वहां तक सिकंदर आक्रमण करते हुए आ गया था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी, अर्थात घनानंद से काफ़ी
पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे, अर्थात अत्यधिक कर लगा रखे थे जनता पर घनानंद ने। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तस्वीर में आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को उसे दे दिया। सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सिल्यूकस निकेटर, ये उसका एक सिक्का है चांदी का जिस पर उसकी तस्वीर बनी हुई है। तो सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। तस्वीर में आप देख सकते हैं मेगस्थनीज जो घोड़े पे बैठ के चंद्रगुप्त के दरबार में आया। ये राजदूत क्या होते हैं? दरअसल राजदूत का अर्थ होता है मित्र राजाओं के दूत। ये दूत परस्पर दो राजाओं के बीच मित्रता बनाए रखने का कार्य करते थे। ये राजा के प्रतिनिधि होते थे और अत्यंत गुणवान होते थे। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, कंधार, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। मानचित्र में आप देख सकते हैं नीले रंग से चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य। इसमें काबुल उसके साम्राज्य में था, हेरात यहाँ स्थित है, बलूचिस्तान, कंधार, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर। वर्तमान के ये सभी भूभाग चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में स्थित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक शिलालेख जो चित्र विधि में बनाया गया है। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त और भद्रबाहु के बारे में अंकन किया गया है। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है उसमें उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। उपवास का अर्थ होता है भोजन नहीं करना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। यह है बिंदुसार। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है।
उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। ये दोनों, अशोक और सुसीम, बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फिया ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जर अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानामप्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय तथा देवानामप्रिय दस्सी, यहाँ दस्सी का अर्थ है स्नेहपूर्ण दृष्टि वाला, इन दोनों उपाधियों से विभूषित किया गया। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। यह अशोक की दूसरी रानी थी। इस स्तंभ लेख में आप देख सकते हैं अशोक ने तमाम अपने संबंधित बातों को स्तंभ लेख में लिखवाया। इसी आधार पर हम जान सके उस समय का इतिहास। यह है अशोक का साम्राज्य जो नीले रंग से आपको दिख रहा है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। मानचित्र में हम देख सकते हैं यह स्थान है कश्मीर और इसके ऊपर खोतान। इनको अशोक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अफगानिस्तान को भी मिला लिया था इधर, लेकिन दक्षिण भारत का ये जो भाग है, जो तमिल प्रदेश है, ये अपने साम्राज्य में अशोक नहीं मिला पाया था। साथ ही साथ आपको एक क्षेत्र यह भी दिख रहा है जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा पूर्व में नहीं था। इस क्षेत्र का नाम है कलिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासक कर रहा था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। कलिंग का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। भ्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष अर्थात युद्ध, उसके स्थान पर अशोक ने धम्म घोष अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी, उसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निर्वास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्वझोपड़ी और कर्ण। ये आजीवक क्या होते हैं? दरअसल आजीवक उस समय वो लोग थे जो नास्तिक थे। ये ईश्वर, जन्म, मरण, कर्मकांड आदि को नहीं मानते थे। ये भौतिकवादी थे।
ये नग्न रहते थे और इनके दर्शन का और इनका उस समय काफी प्रभाव था। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। बोध गया वह स्थान है जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था, और लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। रुम्मनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इस मानचित्र में आपको अशोक का विशाल साम्राज्य दिख रहा है और विभिन्न स्थानों पर शिलालेख, स्तूप, गुहालेख आदि जो बनाए गए उनकी भी जानकारियां अंकित है। धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। यह है स्तंभ लेख। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, व सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के स्तंभ लेखों में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धम्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र। राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा अर्थात
डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। ये है अशोककालीन अभिलेख लिपि। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ये तस्वीर में आप दिख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे ये जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। ये मानचित्र और इसके नीचे श्रीलंका, जिसे हम गौर से देख सकते हैं। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है, एक विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य अशोक अपने पीछे छोड़ के गए, जो मानचित्र में सलेटी रंग से दिख रहा है। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिससे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने ही उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। लेकिन मौर्य वंश के काल में कई इमारतें भी बनाई गई। ये दिख रही है आपको चित्र में अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप, जो रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस चित्र में आपको दिख रहा है अशोक चक्र, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और इस तस्वीर में आपको दिख रहा है भारतीय ध्वज तिरंगा। हमारे ध्वज के बीच में जो चक्र है वो इसी अशोक चक्र से ही प्रेरित होकर लिया गया है। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है अशोक स्तंभ, और इसी पर आधारित है हमारा भारतीय राज चिन्ह। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न। बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? लघुत्तरात्मक प्रश्न। अशोक के धम्म का सार लिखिए। परीक्षा हेतु उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न।
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? अभिलेखों में अशोक किन उपाधियों से विभूषित है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? लघुत्तरात्मक प्रश्न। कलिंग युद्ध के क्या परिणाम हुए? निबंधात्मक प्रश्न। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत एवं उनकी क्रियान्विति का वर्णन कीजिए। इसके अलावा हमें मौर्य वंश और मगध पर और जानकारी चाहिए तो हम इन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि राधा मुकुंद मुखर्जी द्वारा लिखित चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स पुस्तक, सत्यकेतु विद्यालंकार द्वारा लिखित मौर्य साम्राज्य का इतिहास, मैक्रीडिल द्वारा लिखित एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एंड एरियन और कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे बने थम्स अप के निशान को टच करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है इजी ऑनलाइन एजुकेशन।